तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूँ, कहकर संजय अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। संजय बोला, आंटी जी मोहन को ढूंढ रही हो? दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था तो इस कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में अजी की आंखों में जो चमक आई थी एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में मोहन के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भगवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है, जितनी जल्दी हमें इसे स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा है। अम्मा के सामने मोहन को बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितनी मन्नतों से मांगा था मोहन को उन्होंने भगवान से। आज इस बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के नहीं लगते थे। मोहन, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपने माता और पिताजी का सहारा ही उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? संजय ने मोहन को समझाना चाहा। संजय, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहे इसे जी सकता हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं। यहाँ दिन भर में इतने मरीज आते हैं, अगर उन्हें छोड़कर एक दिन के लिए भी चला जाऊं तो मेरे हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना करियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता और गांव में रखा भी क्या है। और अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ कमाता ही कितना हूँ जो मैं हर महीने उन्हें पैसे भेज सकूँ। मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्च है, लेकिन अम्मा बाबूजी है तो चाहते हैं कि हर महीने में पैसे भेजता रहूं। मोहन, तू डॉक्टर है और इतना पैसा तो कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के पास तो भेज ही सकता है ना। तू ना तो उन्हें अपना समय देता है और ना ही पैसा। उनका भी तो तुझसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तू अपनी अम्मा बाबूजी से नहीं मिला, वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। संजय यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन मोहन को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मोहन अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता ही बेटा था। हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब मोहन थोड़ा बड़ा हुआ था तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत से पैसे बाबूजी से लिए। उसने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे। मोहन ने सोचा कि अगर गाय भैंस के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों न वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थी कि मोहन डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थी कि डॉक्टरी करके रोहित शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन मोहन जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। मोहन का सिलेक्शन हो गया और वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गई और कहने लगी कि अब आपका काम और जमीन को कौन संभालेगा? तो बाबूजी बोले, उसके लिए मैं हूँ, तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा भी नहीं था। उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन रोहित ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसकी अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद
रोहित के डॉक्टरी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छी अस्पताल में नौकरी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी लड़की से हो, लेकिन मोहन ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो उसके साथ ही काम करती है और डॉक्टर है। मोहन की शादी निशा से हो गई। निशा भी उसकी तरह गांव से नफरत करती थी और निशा नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी उनके साथ रहे। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसीलिए वे उनके घर नहीं आते थे। गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने मोहन से पैसे मांगे तो मोहन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। कितनी मेहनत से खड़ी की थी यह दुकान, अगर यह दुकान ना होती तो हम तुम्हें 2 डॉक्टर ना बना पाते। लेकिन मोहन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अपने शहर की जिंदगी में मस्त था। मोहन की पत्नी निशा भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को कृषि में छोड़कर नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन निशा ने तो ठान रखा था कि वह अपने बेटा गवार लोगों के हाथ में नहीं देगी। इसीलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बहाना बना ही देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी कि मोहन का बेटा अखिल अब कुछ बड़ा ही हो गया होगा, अब वह चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि मोहन यही गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही मोहन के बेटे की किलकारियां गूंजेगी। अगर मोहन यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो मोहन ने रहने ही नहीं दी और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं कि कहीं नौकरी कर लूं। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मोहन को जब संजय ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि निशा माँ बाबूजी को अपने साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप अब गरीबों की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से रोहित उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन निशा ने उन्हें अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया और मोहन से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़े। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की जिंदगी पूरी तरह से गुजर गई। सोचने लगे, यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। मोहन का बेटा अखिल भी अब बड़ा हो चुका था और उसने भी डॉक्टरी बनने का सोचा हुआ था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। मोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे अखिल के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब अखिल विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उनका अस्पताल दिखाया, लेकिन अखिल ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। और मोहन और निशा दोनों जैसे सुन हो गए। अखिल, यह तुम क्या कह रहे हो? निशा बोलने लगी, हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने हमें एक पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो यहाँ पर है, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन माँ, मैं विदेश की ही एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई बदल नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मैंने कल की फ्लाइट बुक की है, मुझे कल ही निकलना होगा। अखिल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। मोहन और निशा दोनों को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अखिल, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्जा उठाया है, अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने तुम पर लगा दी और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाया? निशा के हाथ पैर सुन्न हो गए और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। अखिल बोला,
आप तो शुरू से ही मेरे बिना रह रही थी। मुझे तो आपने क्रस में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी। ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था, ना ही आपके पास। और दादा दादी को आपने कभी मुझसे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो वृद्धाश्रम में जा सकते हो। और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। यह बात सुनकर जैसे निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे अखिल के रूप में उनके सामने अपने कर्म ही आ गए हैं। निशा गहरी सोच में डूब गई। इसके आगे और कुछ न बोल पाई और अपने कमरे में चली गई। मोहन भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। आज उसे अपने उसका दोस्त याद आ रहा था जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, पर उसने दोस्त की भी एक नहीं सुनी। थोड़ा संभलने के बाद मोहन और निशा ने फैसला लिया कि वे वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वे वृद्धाश्रम पहुंचे तो उन्हें सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थी कि उनसे मिलने आज उनके बेटा बहू आए हैं। अम्मा बाबूजी को देखकर निशा और मोहन शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। वह सोच रहे थे कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। निशा सोचने लगी कि माफ़ी मांगू भी तो किस मुंह से। निशा और मोहन अम्मा जी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी, हम आपके गुनहगार हैं। हमने आप लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज जब वह खुद इस स्थिति में खड़े हैं जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वह उनके दर्द को समझ पा रहे हैं। निशा और मोहन अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। निशा और मोहन अम्मा जी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने अखिल खड़ा था। हैरान होते हुए निशा ने पूछा, पर बेटा तुम्हारी तो फ्लाइट थी। मुस्कुराते हुए अखिल ने बोला, मम्मी पापा मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ और यहीं पर आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्ध आश्रम में छोड़ आए हो। मैंने आप लोगों की वृद्ध आश्रम के बारे में बात करते हुए सुना था। जब आप लोगों ने संजय अंकल की बातें नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बताई। जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से पसीज गया। मैंने यह सब नाटक किया ताकि आप समझ सके कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने जा रही है। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहने को। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने पर भी नहीं समझेंगे। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। निशा और मोहन के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज अखिल को अपने दादा दादी का प्यार मिल गया और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार जिसके साथ वह हमेशा रहने का सपना देखते थे। दोस्तों, माँ बाप सारी उम्र अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। माँ बाप का यह सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सैर छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे बहू और उनके बच्चों के साथ मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो। यही चीज़ उन्हें खुशी देती है, जो उनके चेहरे की चमक बनकर दिखने लगती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।